हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे आपकी जो पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इसमें जो पहला अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला ही जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, यानी कौन से कारण थे, कैसी परिस्थितियां थी जिसके कारण वहां पर क्रांति की शुरुआत हुई। तो आइए देखते हैं क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। सबसे पहली बात तो लुई 16वें का वहां पर शासन था और कई बार उसने युद्ध किए, जिसके कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति वो बहुत ही कमज़ोर और जर्जर अवस्था में हो चुकी थी। इसलिए फिर से उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। इस कारण पहला कारण था कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी लुई 16वें के शासनकाल में, और किस कारण से, कई बार युद्ध की मार झेलने के कारण। ठीक है, तो पहला कारण या पहली परिस्थिति ये थी। दूसरा, मजदूर, व्यावसायिक वर्ग, किसान, इनका बहुत ही अधिक मात्रा में शोषण हो रहा था और मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। यानी मज़दूरों को जो मजदूरी दी जाती थी वह तो बहुत कम थी, लेकिन महंगाई आसमान छू रही थी, जिससे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में भी वे संभव नहीं थे। ये दूसरा कारण था, ये दूसरी परिस्थिति थी जिसके कारण फ्रांस में क्रांति ने जन्म लिया। तीसरा, किसान की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण नष्ट हो जाती थी और खाने पीने की वस्तुओं के भाव बढ़ जाते थे, कीमतें आसमान छू रही थी। इसका कोई प्रबंध वहाँ के सम्राट लुई 16वें के द्वारा नहीं किया गया। जनता बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन उस वक्त कर रही थी। ये तीसरा कारण था। चौथा, कल मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेट में समाज बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया था। यानी जो नेशनल असेंबली है वह इनके अधीन आ चुकी थी। इस वक्त आई बात समझ में? जब इनके अधीन आ चुकी थी तो नया संविधान बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने देश का। और कुछ जो दार्शनिक लोग थे उनके विचारों से जनता अवगत हुई, उनके विचार उन्होंने जाने और निरंकुश शासन के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी और पूरा फ्रांस जो है वो आंदोलित होने लगा। इस प्रकार से ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई। अब जो दूसरा यहाँ पर प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा हुआ। यानी एक पहली बात तो ये पूछी उसमें फ़ायदा किसको हुआ इस क्रांति से। दूसरी, कौन सा ऐसा समूह था जिसके हाथों से सत्ता छीन ली गई। और तीसरी बात इसमें पूछी गई है कि ऐसा कौन सा समाज, 3 जो समाज थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उनमें से कौन सा समाज ऐसा था जिसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो तीनों का आंसर हम जानते हैं। सबसे पहले फ़ायदा किसको मिला, तो जो समाज का तीसरा वर्ग था, तबका, उसे इसका फ़ायदा मिला, तीसरे तबके को। ठीक है। दूसरा प्रश्न था कि किसे सत्ता छोड़ना पड़ा, तो जो कुलीन वर्ग था उसे सत्ता छोड़ना पड़ा, जो जनता से सामंती कर वसूल करने का काम था जिनका, उनको सत्ता को छोड़ना पड़ा। तीसरी बात इसमें पूछी गई, क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूह को निराशा हुई। तो सबसे ज़्यादा पादरी वर्ग, जो चर्च थे, उनको बंद कर दिया गया। तो पादरी वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उनके जो भवन थे, उनके कार्यालय, दफ्तर बना दिए गए, सब कुछ छीन लिया गया उनसे। ठीक है। इस तरह से फ़ायदा तीसरे वर्ग को हुआ, नुकसान सत्ता छोड़ना पड़ा कुलीन वर्ग को, सामंती लोगों को, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो पादरी वर्ग को, चर्च में रहने वाले लोगों को हुआ, क्योंकि चर्च में ताले लगा दिए और उनके जो भवन बचे हुए थे उन सबको कार्यालय और दफ्तर में तब्दील कर दिया गया। ठीक है। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। जो 19वीं और 20वीं सदी थी, फ्रांसीसी क्रांति से उनको क्या लाभ हुआ, ये हम इसमें
जानेंगे। तो पहला जो कारण है इसका वह यह है कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। जो भी देश उस वक्त स्वतंत्र नहीं थे, गुलाम थे किसी न किसी के, उपनिवेशवाद चल रहा था, तो वे सब के मन में स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार ऐसे विचार प्रकट हुए। ये सबसे बड़ा फायदा था पूरे विश्व को। विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी, फ्रांस की क्रांति से उन्होंने प्रेरणा मिली। हमारा जो भारत देश गुलाम था उसे भी फ्रांस की क्रांति से बहुत सारी प्रेरणा मिली। एक नया जोश यहाँ के लोगों में आया कि जब फ्रांस आज़ाद हो सकता है, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, इसमें भी क्रांति की प्रेरणा उन्हें मिली और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व पटल पर बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए। अगली बात, चौथी बात, इसमें इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत जगह क्रांतिकारी आंदोलन हुए। समाज बदल गया, पूरा राजनीति बदल गई, सत्ता बदल गई। ऐसे क्रांतिकारी तरीके अपनाने की प्रेरणा फ्रांस से ही मिली लोगों को। इस क्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत पूरे विश्व में हो गया और जनमानस को अपने अधिकारों की प्राप्ति हुई। और जहाँ पर लोग गुलाम थे, दास्ता में बंधे हुए थे, वे भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए। इस तरह से 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति बहुत बड़ी विरासत छोड़ कर के गई है। अगर ये क्रांति नहीं होती तो हो सकता है आज भी अनेक पृथ्वी पर ऐसे देश होते जो गुलाम ही बने रहते। ठीक है। अगला प्रश्न है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं, जिनका उद्भव फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुआ। आज जो हमें मानवों को अधिकार मिले हुए हैं और फ्रांसीसी क्रांति का जिसमें बहुत ही योगदान है, उनकी सूची यहाँ पर बनाना है। तो पहली बात, जीवन का अधिकार, सबको जीने का अधिकार है, ये उससे हमें प्रेरणा मिली। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। पहले राजा ने जो फरमान जारी कर दिया वो सबको मानना पड़ता था। अपने मन में क्या भाव आ रहे हैं वो हम कह नहीं सकते थे किसी से भी, लेकिन आज हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। कानून में बराबरी का अधिकार। बड़े व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो उसको दंड नहीं दिया जाता, और छोटा व्यक्ति छोटा से छोटा अपराध भी कर दे तो उसके लिए बड़े से बड़े दंड का प्रावधान था, जो कि अब समाप्त हो गया है। कानून की दृष्टि में सब बराबर है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। जिसने एक जैसा अपराध किया है, एक जैसे दंड का विधान उनके लिए किया गया है। उसके अलावा स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व की भावना, ये सारी की सारी चीज़ें फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही आज हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगली बात इसमें जानते हैं, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश में बहुत सारे अंतर्विरोध थे, यानी सार्वभौमिक अधिकार जो दिए गए उसमें अंतर्विरोध भी थे। आप लोग सहमत है या नहीं है इस बात से, ये बताना है हमें। सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोध से घिरा हुआ था। यानी कुछ लोग बोल रहे थे कि सबको अधिकार दिए जाने चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि सबको अधिकार एक जैसे दे देंगे तो काम कौन करेगा, सत्ता से सवाल खड़े करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, कार्रवाइयाँ करने में दिक्कत आएगी, यह हानिकारक है समाज के लिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सबको जीने का अधिकार है, सबको एक समान अधिकार मिलने चाहिए, नहीं तो गरीबी अमीरी की खाई रह जाएगी, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें निकल कर के आई। तो अब हमसे पूछा गया है कि आप मानते हैं क्या, इस बात से सहमत है क्या? तो हम बुक के आधार पर कुछ बातें यहाँ पर जानेंगे। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे।
उदाहरण के लिए कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। यानी कोई व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा था उस वक्त, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता उससे। केवल समाज में जो हानिकारक कार्रवाइयाँ होती थी उनको रोकने का अधिकार रखता था शुरू में कानून। इसलिए ये सही नहीं था कि सबको अधिकार दिए जाए। घोषणा में ये कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान है। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुष और महिलाओं को जो 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत थे उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी गई थी। सबको वोट देने की अनुमति नहीं थी उस वक्त। अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था और संविधान अमीरों के लिए ही उपलब्ध था। गरीब को इससे कोई फ़ायदा उस वक्त नहीं हुआ था। आई बात समझ में? अब जब गरीब को कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो इसके बहुत सारे नुकसान थे। कोई जब फ़ायदा ही नहीं हुआ जनता को, तो सत्ता परिवर्तन का क्या लाभ? इसलिए इसमें अंतर विरोध थे, हम इस बात से सहमत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? यानी नेपोलियन का उदय फ्रांस में कैसे हुआ, क्या कारण थे? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी, इसमें नेपोलियन का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ? रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासियो में। जो रोम सागर है उसका एक द्वीप है कोर्सिका, कोर्सिका की राजधानी अजासियो नामक शहर में। अजासियो, यहाँ पर इसका जन्म हुआ अजासियो में। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था शुरू से ही। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति करके सेनापति बन गया। फिर उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसके बाद में डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में ही फ्रांस का सम्राट भी वो बन गया। अब उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। ठीक है, बाकी के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप इसका अध्ययन करें और कॉपी में आपने नोट कर ही लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वे कर लें, क्योंकि इसके आधार पर ही आपको 100 मार्क्स में से मार्क्स दिए जाएंगे।